नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ प्रहार की शुरुआत करेंगे, जो कि नीट एग्जाम से जुड़ी हुई है। नीट का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 21 जून को री एग्जाम के साथ ही अगले साल से नीट यूजी की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर से होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने माना कि गेस्ट पेपर के जरिए पेपर लीक हुआ है। एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की जरूरत है और सुधार के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। ये सरकार की तरफ से माना गया है। खुद शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। एनटीए में भी सुधार की जरूरत है और बच्चों को रियायत देते हुए यह फैसला लिया गया है कि अगले साल से नीट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अभी तक ये एग्जाम फिजिकल हुआ करता था। फिजिकल का मतलब ये पेन और पेंसिल का इस्तेमाल आपको करना पड़ता था, ओएमआर शीट का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा ताकि लीक होने की संभावना कम से कम हो जाए। नीट एग्जाम को लेकर जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो यही है कि अब ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा। पहले ओएमआर शीट के जरिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन सरकार ने अब कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन एग्जाम कराने का प्लान तैयार किया है। हालांकि इस साल ये लागू नहीं होगा, अगले साल से सीबीटी को लागू किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से नकल की संभावना काफी कम हो जाती है और पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन होने के चलते पेपर लीक के भी चांस बहुत कम हो जाते हैं। रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। पेन पेपर का रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है। तो इस एग्जाम को कैसे लीक प्रूफ बनाया जाए, इस पर सरकार काम कर रही है और इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि अगले साल होने वाली नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। लेकिन इस साल जो री एग्जाम होने जा रहा है, 21 जून को जो री एग्जाम होने जा रहा है, उसमें अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। 14 जून तक एडमिट कार्ड सभी को पहुंच जाएगा। इसके साथ ही साथ जो परीक्षा फीस बच्चों से वसूली गई है उसे एनटीए वापस करेगा। री एग्जाम के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं दी जाएगी। आपका पुराना रजिस्ट्रेशन और डेटा नई परीक्षा के लिए मान्य होगा। छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। री एग्जाम के लिए पसंद का एग्जाम सिटी चुनने का भी मौका छात्रों को दिया जाएगा। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि छात्रों का मनोबल टूटा है, छात्रों का विश्वास टूटा है। उस भरोसे को फिर से गेन करने के लिए, बच्चों के मनोबल को ठीक करने के लिए ये कुछ राहत हैं जो बच्चों को दी जा रही हैं। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। तो सरकार एक तरफ ये ध्यान रख रही है कि बच्चों का मनोबल ना टूटे, उनको राहत दी जाए, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही हैं और ये माना है कि गेस्ट पेपर के जरिए ये पेपर लीक हुआ है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने माना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की जरूरत है। कमांड चेन में कुछ खामियों की बात को भी एक्सेप्ट किया है सरकार ने। करीब 120 टेलीग्राम चैनलों का जाल भी इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में चैलेंजिंग बना हुआ है। बार अपील करना चाहता हूं
कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। देखिए, सरकार का ये जवाब बेहद जरूरी था, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर था और बार बार ये पूछ रहा था कि शिक्षा मंत्री कहां हैं, ये सरकार जवाब क्यों नहीं देती है, लूपहोल्स पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय मेरे साथ हैं, शोएब शाह हमारे साथ हैं, विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं और पटना से नीतीश हमारे साथ हैं। मैं शोएब, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। जो एक कोशिश सरकार ने की है भरोसे को रीबिल्ड करने के लिए, इस सिस्टम को लीक प्रूफ करने के लिए, और ये जो री एग्जाम करवाया जा रहा है उसमें बच्चों को राहत देने के लिए, इसका क्या असर है अभ्यर्थियों पर? बिल्कुल प्राची, देखिए इसी को लेकर मैं छात्रों के बीच हूं, क्योंकि ये बच्चे ही, इन्हीं का पेपर लीक हुआ और हर्ष भी उनमें से एक है जो परीक्षा इस बार दे रहे थे। हर्ष, आप बहुत मायूस है, जाहिर सी बात है, जब से लीक की खबर आई है। आज जो भरोसा दिलाया शिक्षा मंत्री ने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, कितना आपको भरोसा है? और अगले साल से अब कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षाएं है वो होने लगेगी, अब भरोसा है सरकार पर कि सही से परीक्षाएं होगी? हम पूरा भरोसा करते हैं सरकार पे कि शायद वो अपने वादों पर खरा उतरेगी और अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि अब अगली बार से सीबीटी मोड हो रहा है। तो हमारा कहना है कि इस बार सिक्योरिटी को पूरा टाइट रखा जाए, ताकि इस बार फिर से लीक होने की संभावनाएं ना रहें। तो इसलिए पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी रखी जाए इस बार। तो 21 जून को जो परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए फिर से तैयारी आप कर रहे हैं? हाँ, हम लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक डिमांड रहेगी कि हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं बहुत लेंदी आते हैं, लेकिन उसमें जो रफ स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। तो हमारी डिमांड रहेगी कि हमको एक्स्ट्रा रफ शीट प्रोवाइड कराई जाए। और इसके अलावा हम लोगों को वहाँ पेपर देते टाइम इन्विजिलेटर बार बार परेशान करती है, बार बार सिग्नेचर थंब, इस चीज़ के लिए इन्विजिलेटर को अलग से टाइम दिया जाए, क्योंकि कहीं के इन्विजिलेटर बहुत स्लो होता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जाया जाता है उसमें। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है, सरकार कह रही है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि 15 मिनट एक्स्ट्रा भी आप लोगों को दिया जाएगा, और भी कई चीज़ें ऐसी कि लीक ना हो बिल्कुल भी। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छा मानते हैं? हाँ, कि अब इस बार सिक्योरिटी इतना टाइट रखी जाए ताकि लीक होने का कोई चांस ही ना बचे। आपका नाम क्या है? उत्कर्ष मिश्रा। उत्कर्ष, क्योंकि आपसे मेरी जो बात हो रही थी, आप अगले साल देंगे नीट की परीक्षा, yes, तो आप तो कंप्यूटर से ही देंगे? बिल्कुल। तो फिर अब कैसे उसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हर्ष तो इस साल दे रहे हैं लेकिन आप अगले साल देंगे, तो ये जो कदम है सरकार का, इसको आप कैसे देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड? बिल्कुल अच्छा है ये, और इसमें अब सिक्योरिटी भी सही रहेगी। और थोड़ा सा क्या है कि जैसे जेई का पेपर होता है कि कोई लीक नहीं होता है, तो इसमें भी अब लीक नहीं होगा पेपर, और मतलब चीज़ें भी सही रहेंगी, मतलब चीटिंग का भी नहीं होगा। जैसे इसमें एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती थी, इसमें सब मिले। इतनी मायूसी आपको लगी कि भाई आपकी जो सीनियर है वो इस साल परीक्षा उन्होंने दी और लाखों बच्चे फिर अब दोबारा से परीक्षाएं दे रहे हैं? काफ़ी गुस्सा आया और चीज़ें भी बुरी लगी, पर मेरा मन भी नहीं था एक बार करने का, बट फिर मैंने कोशिश किया कि हाँ एक बार और करते हैं, देखते हैं। पर सरकार ने जो कदम ये उठाया है काफ़ी अच्छा उठाया है, ठीक है, आगे का देखते हैं फिर। आपका नाम क्या है? दुष्यंत। तो दुष्यंत, आपकी भी परीक्षाएं लीक हुई, फिर से आप तैयारी कर रहे हैं, अब दोबारा से कितना आपका एक मनोबल बढ़ा है या कम हो रहा है कि भाई दोबारा से परीक्षाएं देनी पड़ रही है? हम खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो अभी तक तो फोकस नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम एग्जाम को अच्छे से दे पाएं। ले आई थिंक कि गवर्नमेंट को ये फैसला 2024 में ही ले लेना चाहिए था, जब पेपर लीक हुआ था। हमारे देश की सरकारें थोड़ा धीमे धीमे कार्य करती हैं, ये हताशा रहती है कि गवर्नमेंट ये कार्य 2 साल पहले उठाना चाहिए था, जब पेपर इतने बड़े लेवल पर लीक हो चुका था। आपको सीबीटी मोड करना था, आप 2 साल पहले करते। 2 साल में और बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में ऐसे पहुंचे हैं जो अब उनकी बैक लग रही है, वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने सेमेस्टर के एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं। इससे मतलब कि हमारे देश के जो डॉक्टर बन रहे हैं वो अच्छे नहीं बन रहे हैं, जो होने चाहिए वो वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। बहुत से काबिलियत नहीं नहीं। अब सरकार का जो आगे का जो फैसला है, और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मैं अब यकीन दिलाता हूं कोई लीक नहीं होगा, कितना भरोसा, और कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होंगे उसको लेकर ये कदम को आप कैसे देखते हैं?
एक बहुत ही अच्छा कदम है। गवर्नमेंट के इस कदम को अप्रिशिएट करते हैं कि ये कदम उठाना बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है CBT शोएब, में और यही बहुत भरोसा ना के रीगेन बाद- करने की जरूरत थी। बच्चों में गुस्सा है, नाराजगी भी है, और जैसा एक स्टूडेंट अभी कह रहे थे कि ऐसा मन किया कि हम परीक्षा दे ही ना, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है उसका असर देखने को मिल रहा है और बच्चों का भरोसा फिर से वापस आ रहा है। नीतीश, आपके पीछे भी मैं अभ्यर्थियों को देख रही हूं। सरकार ने अब जो कोशिशें की हैं बच्चों के भरोसे को जीतने के लिए, सिस्टम को लीक प्रूफ करने के लिए, उसका क्या असर है, क्या बातें अभ्यर्थी कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए ये खबर यहाँ बच्चों तक पहुँच गई है। हम इस वक्त पटना के बोरिंग रोड में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं और तमाम बच्चे अब इस बात को जान चुके हैं कि नीट के री एग्ज़ाम की तारीख आ गई है और क्या कुछ बदलाव हुआ है ये भी इनको पता चल गया है। हमारे साथ वो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी। अब जो बदलाव, री एग्ज़ाम की तारीख, तैयारी है? हाँ बिल्कुल तैयारी है सर, क्यों नहीं तैयारी होगी। मेरे पिछले बार जो एग्ज़ाम था, मतलब मैं तो यही कोशिश करूँगा कि पिछले एग्ज़ाम से इस बार एग्ज़ाम और बेहतर जाए। मेरे एग्ज़ाम में अगर पिछले थोड़ा कम मार्क्स आए थे, इस बार और ज़्यादा मार्क्स आए, और तैयारी तो पूरी है सर इस बार। हाँ, अब जो बदलाव हुआ है, ऑनलाइन परीक्षा होगी, आपको क्या लग रहा है इससे लीक प्रूफ एग्ज़ाम अब आगे हो सकता है? सर चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि ऑनलाइन CBT मोड में भी एग्ज़ाम होते हैं, उसका मतलब लीक चांसेस का रेट बहुत कम होता है। तो मतलब कुछ गर्ल्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है जो ऑनलाइन परीक्षा होगी अब ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए? हाँ, ये बेहतर हो सकता है क्योंकि पेपर लीक होने का कम चांसेस होते हैं, तो बेटर होगा सबके लिए, क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं एंड देन पेपर लीक हो जाता है तो बहुत वेस्ट हो जाता है ना स्ट्रगल, तो इस वजह से डिजिटली बेटर है। अच्छा, 15 मिनट का जो अतिरिक्त समय है ये भी एक इस बार नई व्यवस्था दी गई है। 15 मिनट के टाइम में मेनली हम लोग को पेपर रीड करना बेटर होता है, CBT मोड में और अच्छा होगा। ओके, शिक्षक हैं यहाँ, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए कि बच्चे क्या कह रहे हैं आपसे, चूंकि नई तारीख आई, फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी और कुछ जो बदलाव हुए हैं, ऑनलाइन परीक्षा की बात हो, 15 मिनट जो अतिरिक्त समय देने की बात हो, कैसे इसको देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा है कि जल्दी डेट अनाउंस हो गया और 21 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है, तो बच्चों को अपनी तैयारी में लग जानी चाहिए। हाँ, थोड़ी परेशानी तो हुई है बच्चों को, लेकिन वो परेशानी को अब भूल के तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी मैं भी सुना था, शिक्षा मंत्री जी एड्रेस करे थे प्रेस को, और उनके हिसाब से अगले साल से CBT करेंगे। इस बार तो ऑफलाइन एग्जाम ही होगा। तो मैं आपके माध्यम से, पिछले बार जब आप मेरे से मिले तो उसमें मैंने मांग की थी ये भी कि आप CBT एग्जाम कराएंगे, तभी चोरी रुकेगी, तभी धांधली रुकेगी। तो एक अच्छा मूव है कि अगले साल से CBT एग्जाम होगा और जो बच्चे अगले साल देंगे उनको लीक से बच जाएंगे वो। ठीक है नीतीश, यानी ये जरूर है कि CBT से एक भरोसा लोगों में जग रहा है, अभ्यर्थियों में जग रहा है, अभ्यर्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों में जग रहा है कि CBT अगर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड अगर ये पूरा का पूरा एग्जाम होगा, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये लीक प्रूफ सिस्टम होगा। विशाल, आप भी बातचीत करके यही पता करने की कोशिश करिए कि जिन बच्चों का मनोबल टूट गया था, वो बच्चों का मनोबल क्या फिर से वापस आ रहा है? CBT पर क्या उनको भरोसा हो रहा है, या फिर सरकार जो कदम उठा रही है, जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है, उस पर बच्चों को भरोसा हो रहा है या नहीं? बिल्कुल सीधा प्राची, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं नीट की तैयारी करने वाले, उनसे ही बात कर लेते हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, और जो 21 तारीख आने वाली परीक्षा की तारीख रखी गई है उसके बाद बच्चे कितने अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बताइए कि जो सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, मनोबल जो टूटा था एक बार कि भाई पेपर लीक हो गया था, इस बार जो नई कोशिशें हैं, नया भरोसा है, उसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या चीजें चल रही हैं? सरकार की बातों पर भरोसा नजर आ रहा है? यस सर, सरकार की बातों भरोसा भी है, और फिर ये भी टाइम है कि 1 महीने का टाइम मिल गया। जो हम लोग की प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी इस बार, तो 21 जून को जो प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, और अच्छे से प्रिपेयर करके हम 21 जून को एग्जाम दे सकते हैं। बताया गया कि 21 जून एग्जाम की डेट होगी और 14 तारीख तक सबके पास एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, यानी कि कंफ्यूजन की कोई स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी और लास्ट मोमेंट को कोई काम नहीं करना होगा आपको। तो इसमें तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, खासतौर पर जो सेंटर वाला जो निकला था उस पर तो बहुत ही, क्योंकि बहुत बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में ही जहां वो पढ़ते हैं वहीं का ही सेंटर डाल देते, और ये इन 10 दिनों में बच्चे अपने घर चले गए होंगे, वापस चले गए, तो उनको दोबारा वहां पे जो सेंटर अपना वो एटलीस्ट क्लेरिफाई कर पाएंगे कि कहाँ उनका सेंटर है, उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये टेंशन, ये हेडेक है, वो सही है कि वो हट गई है। सरकार ने जो कहा है कि नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, इस बात पे आप लोग मुतमईन हैं, एश्योर हैं कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो ठीक होंगी और अगली बार तो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रही हैं? सर ये कंप्यूटर बेस्ड तो अच्छा है, इससे मतलब हम लोग को ये है कि मतलब इसमें कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, धांधली होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये तो बहुत कम है।
तो स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से भरोसा है। फैकल्टी मेंबर से ही बात कर लेते हैं। सर, जो नई भरोसा आया है लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट्स उस पर भरोसा कर रहे हैं, फैकल्टी मेंबर के तौर पर आप लोग का क्या रिएक्शन? नहीं, बिल्कुल हमें गवर्नमेंट पे पूरा ट्रस्ट है और जो नई टेक्निक ये लाई गई है कि अब ऑनलाइन ही किया जाएगा एग्जाम, ये अगले साल से ये बहुत बेनिफिशियल है बच्चों के लिए भी। और जो लीकर्स हैं कि भाई हाँ पेपर लीक करा देते हैं या फिर जो माफिया हैं उन लोगों का ये काम खत्म हो जाएगा अब दोबारा, और ट्रस्ट बिल्ड हो गया है बच्चों का अब गवर्नमेंट पे। ये इस पे नई तैयारियां अच्छे से होंगी कि अब कम से कम पेपर लीक नहीं होगा और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वही आगे जाएगा। बिल्कुल सही बात सर, और बहुत ही अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ने बहुत टाइम के बाद नीट के लिए सोचा, लेकिन सोचा इसके पहले जेई की परीक्षाएं टोटली कंप्यूटर बेस्ड होती थी और वहां पे पेपर लीक का कोई भी किसी प्रकार का सिस्टम पिछले 4-5 सालों में नहीं दिखाई पड़ा है। तो अब नीट में भी अगर ऐसा कदम है तो वी आर वेरी मच वेलकमिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट के जो स्टेप है उसको लेकर के न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि वो प्रतिष्ठित एग्जाम है और जब बार बार इस एग्जाम में लीक की खबरें सामने आती हैं, जब कुछ माफिया चंद पैसों की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तो बच्चों का मनोबल टूटता है, अभिभावकों का मनोबल टूटता है और जो टीचर्स अभ्यर्थियों को तैयार करते हैं उनका भी मनोबल टूटता है और इसी मनोबल को वापस लाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। अबे एक बात तो ये सरकार ने कह दी कि अब आगे का जितना भी सिस्टम होगा वो फुल प्रूफ सिस्टम होगा, हम ऑनलाइन पर शिफ्ट हो रहे हैं, अब ओएमआर जो शीट है उससे पेपर नहीं होगा। लेकिन अभी जो पेपर लीक हुआ उसके जो गुनहगार हैं उनको पकड़ने के लिए कितनी सीरियस कार्रवाई की जा रही है? सीबीआई की छानबीन कहां तक पहुंची है? देखिए बिल्कुल प्राची, अभी ये जो पेपर लीक हुआ है इस पूरे मामले के अंदर सबसे अहम रोल जो है वो रहा है राजस्थान एसओजी का। राजस्थान एसओजी ने पूरी इंफॉर्मेशन के बाद न केवल गुरुग्राम बल्कि जयपुर, सीकर, इसके अलावा पुणे तक इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया। तकरीबन 150 से 200 ऐसे संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ की, लेकिन सीबीआई एक एक का रोल वेरीफाई कर रही है। अब आप समझिए कि विकास नाम का शख्स जो कि गिरफ्तार हुआ है, उसके परिवार के, उसके भाई बहन कई ऐसे छात्र थे जिन्होंने 2025 में भी पेपर खरीदा 25 लाख रुपए में, अच्छा रैंक हासिल किया। यानी कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ आज के तौर पर नहीं चल रही है बल्कि इस पूरी चेन में पिछले साल से लेकर अब तक कौन कौन शामिल रहा है। अब उसी परिवार का रोल निकलकर सामने आ गया है कि यश से विकास ने पेपर खरीदा अपने भाई ऋषि के लिए, चचेरे भाई के लिए, जिसका बैकग्राउंड 12वीं 10वीं का बहुत बेकार है, वो पढ़ने में बहुत कमजोर है, उसको भी अच्छा रैंक दिलाना था। अभी तक प्राची 7 आरोपियों को पूछताछ के बाद, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत आगे तक जाएगा। फिलहाल जितनी चैट, जितने व्हाट्सएप चैट थे या फिर जो सीडीआर थी, जो कॉल डिटेल्स थी जो कि आरोपियों ने डिलीट कर दिए थे, इन सबके मोबाइल फोन को सीज किया गया है, जिसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है ताकि जो चैट्स हैं वो सब रिट्रीव हो सके। ऐसे बहुत सारे संदिग्ध हैं जिन्होंने पेपर को देखने के बाद उसको डिलीट कर दिया था। तो अभी ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 2026 जो नीट का एग्जाम लीक हुआ है उसमें जिन लोगों ने इस पेपर को खरीदा या फिर ऐसे अभ्यर्थियों को चुना, ऐसे लोगों को ढूंढा जिन्हें ज्यादा पैसे देने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, ना केवल यहां तक ये इन्वेस्टिगेशन सीमित है बल्कि 2025 तक भी जो तार जुड़े हुए थे उन लोगों को भी पूछताछ के बाद जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई तो सीबीआई कर रही है, एक एक गुनहगार को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूं कि अगला सिस्टम जो सरकार कर रही है, अब सरकार कह रही है कि हम कंप्यूटर बेस्ड अब पूरा का पूरा एग्जाम करेंगे, जिसमें शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि चैलेंजेस तो हैं, साइबर क्राइम का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि सब मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे। ये कितना चैलेंजिंग होगा सरकार के लिए? क्या इस सिस्टम को लीक प्रूफ रखना सरकार के लिए संभव होगा? देखिए प्राची, क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री ने तमाम स्टूडेंट्स को यह भरोसा दिया है कि एनटीए की कार्यप्रणाली हो या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसमें गुंजाइश बहुत कम होगी, लेकिन जहां तक उन्होंने चिंताओं का भी जिक्र किया है, जाहिर सी बात है आए दिन इस तरीके के साइबर अटैक होते हैं जिसमें वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है चाइना से और कई ऐसे देशों से टारगेट किया जाता है। कभी एम्स की वेबसाइट हैक हो गई, कभी किसी और मंत्रालय की वेबसाइट हैक हो गई। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि 1 साल है, 1 साल के अंदर गृह मंत्रालय की जो साइबर यूनिट है, जो अलग अलग स्टेट्स पुलिस की साइबर यूनिट्स हैं, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, ताकि ऐसे हैकिंग सिस्टम से बचा जा सके। यानी ये कहा जा सकता है अब है कि सरकार
सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि नीट को अब पूरी तरीके से क्लीन कर देना है। अब जितने भी माफिया हैं उनको सिस्टम से आउट कर देना है और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको इन कर लेना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अब बात करेंगे उस संकट की जो पश्चिम एशिया के बाद अब पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। आम आदमी पर दूध की बात अब सीएनजी और पेट्रोल डीजल वाली महंगाई की मार पड़ी है। आज से देश भर में पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर 3 रुपए महंगा हो गया है, तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है, जिससे आम आदमी की जेब पर अब बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली में आज से 1 लीटर पेट्रोल 97.77 रुपए हो गया है, पहले 94 रुपए 77 पैसे था। इसी तरह दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम 90.67 रुपए हो गया है, जबकि पहले दिल्ली वालों को 1 लीटर डीजल के लिए 87 रुपए 67 पैसे देने पड़ते थे। तेल की कीमतों में आई इस बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट का खर्च और बढ़ सकता है। लगातार बढ़ती कीमतों ने घर के बजट पर नया दबाव डाल दिया है। रसोई से लेकर सफर तक हर चीज महंगी होती नजर आ रही है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार और कंपनियों की ओर से बढ़ी कीमतों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमत और बढ़ती लागत को वजह बताया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम में उतार चढ़ाव की वजह से देश पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। बढ़े हुए तेल के दाम का लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा, दिल्ली से देखिए हमारी संवाददाता अनामिका की रिपोर्ट। पूरा विश्व इस समय ऑयल क्राइसिस की मार झेल रहा है और भारत भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। आज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। इस समय हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं। कनॉट प्लेस का ये इलाका है। एक पेट्रोल पंप में सुबह सुबह लोग पेट्रोल भराने आ रहे हैं। भैया पता चल गया पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए हैं? अभी तो फिलहाल नहीं बढ़ा, यहाँ पे बढ़ गया भैया? हाँ अभी तो बढ़ गया, 3 रुपए बढ़ गया। हाँ। कितना पेट्रोल भराया आपने? मैंने 300 का डलाया। 300 का भराया तो लगभग आपको 12-13 रुपए आज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा देना पड़ा। आप तो डिलीवरी बॉय हैं, आपके लिए 13 रुपए कितने मायने रखें भैया? बहुत। जो लोग आ रहे हैं उन्हें ये पता नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल पंप में आके पता चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश। क्या करते हैं भैया? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कितना असर जेब पे पड़ेगा महंगाई का? बहुत पड़ेगा। वो तो जॉब करने वाले डेली रूटीन आना जाना हर चीज़ का वो देखना होता है, तो बहुत पड़ेगा। जो पहले 100 रुपये का तेल लगता है वो और बढ़ेगा पर डे का। ये क्या बजट पूरा हिल जाएगा इसके बाद? वो तो हिलना ही है। कैसे मैनेज करेंगे? देखते हैं क्या होता है आगे। आगे और भी अब पेट्रोल अगर डीजल का दाम बढ़ा है तो खाने की चीजें बढ़ेंगी। अब देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ तो जाहिर बात है आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये तेल की कीमतों में इजाफा हुआ क्यों, तो इसके पीछे है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल होना। कच्चे तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। तेल कंपनियां पश्चिम एशिया संकट के कारण घाटे में चल रही हैं। हॉर्मूज बंद होने से सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है, इस वजह से दाम बढ़े हैं। बिहार की राजधानी पटना में तेल की बढ़ी कीमतों के बाद लोगों का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। ये बताइए कि क्या आप लोग को भी ऐसा लग रहा था, पहले से अंदेशा था? हाँ 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 हाँ, इसके लिए बिल्कुल तैयार थे? हाँ हाँ। नहीं, यहाँ जंग छिड़ा हुआ है, मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी के बस में ये नहीं है। ये बाहर से कच्चा तेल आता है, मोदी जी के बस में नहीं है। लेकिन विपक्ष का तो आरोप ये है कि सही तरीके से हैंडल नहीं किया। तो विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का तो काम है बोलना। मोदी जी चला रहे हैं, उनको ना समझ में आ रहा कैसे देश चल रहा है। तो आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत यदि बढ़ी है तो ये वैश्विक परिस्थितियों की वजह से है। और चूंकि जिस तरह से अपील की जा रही थी प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका असर भी देखने को मिला है और जाहिर है लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। कैमरामैन। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही विपक्ष ने भी हाय तौबा शुरू कर दी है, लेकिन वैश्विक हालात ही कुछ ऐसे हैं कि महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। इसकी वजह है ग्लोबल तेल सप्लाई का मेन रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगभग बंद है। तेल कंपनियों को रोजाना 1000 से 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 95 रुपए के पार पहुंच गई है। भारत के लिए कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल बहुत महंगा पड़ रहा है। कच्चे तेल की लागत में 50% से ज्यादा की तेजी आई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है।
दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई पर भारी असर देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर की 20% एनर्जी सप्लाई होती है। भारत अपनी एनर्जी नीड्स का 85 से 90% ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है। 135 बिलियन डॉलर कच्चे तेल के इंपोर्ट पर खर्च होते हैं। इसका असर हमारे फॉरेन रिजर्व पर भी पड़ा है। इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर हर महीने कुल मिलाकर लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियां हर दिन 700 से 1,000 करोड़ का घाटा झेल रही हैं। देश में तेल भंडार भी पिछले 10 सालों में अपने न्यूनतम स्तर के करीब पहुंच गया है और इसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। मोदी सरकार ने कोशिश की थी कि जो आम लोग हैं उनकी जेब पर बोझ ना पड़े, लेकिन वैश्विक संकट बढ़ता जा रहा है जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। संकट काल के समाधान के लिए पीएम मोदी की अपील का असर धीरे धीरे पूरे देश में दिखाई देने लगा है। राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर छोटे बड़े मंत्रियों तक ने अपने काफिले में गाड़ियों की कटौती कर दी है। पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। बड़े सरकारी कार्यक्रमों को भी अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। सरकार ने प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम पर जोर देने को कहा है। ग्लोबल संकट की वजह से बड़े बड़े नेता खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ईंधन की बचत के लिए सरकार के मंत्री कार पूलिंग करते नजर आए। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बस से अपने दफ्तर जाते दिखे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कार के लाव लश्कर को छोड़कर विधायक अशोक राणा टमटम पर बैठे नजर आए। पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मेट्रो से सफर करते दिखाई दिए। तो पीएम मोदी की अपील का असर नेताओं पर दिख रहा है और नेता जब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर, अपने बड़े बड़े काफिलों को छोड़कर अपने काफिले छोटे करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो लोगों पर भी इस अपील का असर पड़ेगा। संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल ही अपने सरकारी आवास से मुख्यमंत्री सचिवालय गए। नो व्हीकल डे पर सम्राट चौधरी बिना गाड़ी के पैदल सड़क पर चलते नजर आए। इसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने काफिले में भी गाड़ियों की कटौती की है। सम्राट चौधरी ने जनप्रतिनिधियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री की अपील के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपने काफिले को कम कर दिया है। आज सीएम ऑफिस पहुंचे तो उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां थीं। ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की बचत के लिए आज कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गुजरात के अंदर पिछले 2 दिनों में हमने देखा है काफी परिवर्तन आया है मंत्रियों की गाड़ियों के मूवमेंट में। खुद मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय जो है आप देखिए काफी छोटा हो गया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ही गाड़ी अभी आई और पीछे मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में आते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। उनके साथ हमने पहले दिन देखा था अपील के बाद 3 गाड़ियां थी और आज भी यहाँ उनके कॉन्वॉय में अगर आप देख सकते हैं 3 गाड़ियां थी। पहले एक गाड़ी निकली और अब जो 2 गाड़ियां हैं उनमें मुख्यमंत्री यहाँ अपने कार्यालय की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने अपनी जो मीटिंग्स हैं वो भी कंट्रोल कर दी और वर्चुअल मीटिंग्स पे ही फोकस कर रहे हैं। कल उन्हें गिर में एक कार्यक्रम में जाना था, वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जो है वो वर्चुअली प्रेजेंट हुए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था। इसके अलावा सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए, जो अभी गृह मंत्री भी बता रहे थे कि मंत्रियों ने अपने व्हीकल्स हैं, अपनी जो विजिट्स हैं वो 50% से ज़्यादा कट कर दी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उस डिसीजन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने जब यहाँ पहुंचे तो आपने देखा कि सिर्फ 3 गाड़ियां हैं। यहाँ आप देखिए 2 गाड़ियां सामने दिख रही है और एक उस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो पायलटिंग व्हीकल है उसको कन्वर्ट कर दिया है। जो ओरिजिनल पायलटिंग व्हीकल यूज होता था अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 गाड़ियां हैं। कोई जैमर व्हीकल नहीं है, कोई रिजर्व्ड व्हीकल नहीं है, कोई दूसरे जो एम्बुलेंस सर्विस के व्हीकल होते हैं या दूसरे जो अधिकारियों के व्हीकल होते हैं कोई उनके साथ यहाँ पे नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ ही दूसरे मंत्रियों ने भी अपने काफिले में कटौती की है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी राज्य मंत्री कौशिक विकारिया के साथ कार पूल करके ऑफिस पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जो मंत्रियों ने पहल की है, एक सिंगल गाड़ी यूज करने की, कोई पायलटिंग यूज नहीं कर रहे। इस वक्त हम सचिवालय में पहुंचे कैबिनेट मीटिंग और गुजरात के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी यहाँ पहुंचे और उनके साथ जो कौशिक वेकरिया जो दूसरे उनके मंत्री हैं वो दोनों पहुंचे हैं। कार पूलिंग करके यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देखिए
उप मुख्यमंत्री के साथ जो पूरा एक कॉन्वॉय चलता था वो आज नहीं है, एक सिंगल गाड़ी में वो यहाँ पहुंचे हैं। और हमने आज यहाँ पे कई और इनिशिएटिव लेते हुए भी देखा मंत्रियों को। यहाँ पे एक जो मंत्री हैं प्रवीण भाई माली, वो अगर यहाँ आप देखेंगे तो वो आज यहाँ पे स्कूटी लेके पहुंचे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लेके पहुंचे हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये स्कूटी लेके पहुंचे और बता रहे हैं कि हमेशा इसका वो उपयोग करेंगे। कुछ और एक दो मंत्री हमने देखे जो पर्सनल व्हीकल लेके यहाँ पे आज पहुंचे और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए थे। और इसके अलावा इस वक्त उप मुख्यमंत्री अपने स्टेट मिनिस्टर के साथ कार पूलिंग करके यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ज़्यादातर मंत्री वैसे गांधीनगर में जब होते हैं तो हमने देखा है कि वो एस्कॉर्ट यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे गृह मंत्री जो हैं, आप कार पूलिंग करके कितना लंबा चलेगा। देखिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा देश हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील करने आना है। और जब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देश के आम नागरिकों ने ये अपील को अपनाया है, चारों ओर मास ट्रांसपोर्टेशन के उपयोग में बढ़ावा आया है। साथ साथ आपने देखा कि देश भर के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी लोगों ने ये अपील को अपना के अपनी पायलटिंग्स, काफलों में खास तौर पे कमी की गई है। हम सबकी भी एक फर्ज है कि हमारे साथी मंत्री जो हमारे पड़ोसी भी हैं, तो मोदी जी की ये अपील ये अपने आप में हम सबके लिए बहुत फायदे कारक है। जो बातें, जो काम की बातें, वो घर से यहाँ तक आते आते गाड़ी में हो जाती है। अब डिप्टी सीएम जहां कार पूलिंग कर ऑफिस पहुंचे तो वहीं कई मंत्री इलेक्ट्रिक कार से सचिवालय पहुंचे। गुजरात सरकार में राज्य मंत्री प्रवीण माली ई बाइक से सचिवालय पहुंचे। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए प्रवीण माली ने कहा कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा काम वर्चुअली शिफ्ट कर रहे हैं ताकि लोगों का मूवमेंट कम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री ने अपना कॉन्वॉय घटा दिया है। आज देखा हमने जो होम मिनिस्टर हैं वो कार पूलिंग करके आए, उप मुख्यमंत्री भी हैं राज्य के हर्ष संघवी, और यहाँ जो यंग मिनिस्टर हैं प्रवीण माली वो तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर के आए हैं। प्रवीण भाई, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री के कॉल पे आपने लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये इनिशिएटिव एक ऑप्टिक है या फिर ये कंटिन्यू करेंगे? प्रधानमंत्री जी की अपील वो देश हित में होती है। ईवी हमारे पास ऑप्शन है, कई देशों में ये ऑप्शन नहीं है। गुजरात सरकार ने भी इसकी पॉलिसी बनाई हुई है, जो लोग ईवी खरीदना चाहते हैं उसके लिए ओनली 1% टैक्सेस है। ये भी एक अच्छी बात है। और मैंने खुद निर्णय लिया है कि मैं अपना प्रवास 50% कम करूंगा और 50% जो करना पड़े उसमें भी 50% हम ईवी से करेंगे। जब हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो ये करना चाहिए। और मीटिंग्स वगैरह ज़्यादातर हमने वर्चुअल करने का निर्णय लिया है और प्रजा जो यहाँ गांधीनगर आती है उनको भी अपील की मत क्षेत्र से कम आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल से माध्यम से जुड़े। गुजरात के साथ साथ बिहार में भी प्रधानमंत्री की अपील का असर देखने को मिल रहा है। बिहार में सम्राट सरकार ने भी मंत्रियों से गाड़ियों के काफिले में कटौती करने को कहा है। सरकार की मुहिम का असर भी साफ दिख रहा है। पटना में आज बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने घर से पैदल ऑफिस पहुंचे। इस दौरान दीपक प्रकाश ने लोगों से बचत अभियान में शामिल होने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश अपने आवास से दफ्तर तक पैदल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी आज पैदल गए। नहीं, स्वागत योग्य है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण जो एक वैश्विक समस्या खड़ी हुई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, फ्यूल के सप्लाई में भी दिक्कत है, देश के सामने भी एक चुनौती है
आयात के ऊपर निर्भरता को कम किया जाए। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया था सभी लोगों से, उसी का अनुपालन करते हुए हम लोग भी थोड़ा साइड हो जाइए, सड़क पर डिस्टर्ब, उसी का अनुपालन करते हुए हम लोग भी पंचायती राज विभाग में भी मेरी सभी लोगों से, सभी पदाधिकारियों से, कर्मियों से क्या निर्देश दिया अपने अपने विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों? निर्देश नहीं, मेरा आग्रह था कि सभी लोग हफ्ते में एक दिन, आज का शुक्रवार का दिन हम लोगों ने तय किया था कि सभी लोग कार्यालय आने के लिए या तो सार्वजनिक, और हफ्ते आप जाएंगे पैदल शुक्रवार? जी बिल्कुल, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो जाएंगे। तो दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, पैदल जा रहे हैं, 1 किलोमीटर की दूरी होगी करीब। और जाहिर है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम किया जाए, उसका असर दिख रहा है। और लगातार इस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं जिसमें विधायक, मंत्री पेट्रोल डीजल बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बिहार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट से ऑफिस पहुंचे थे, तो वहीं आज उनके कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ईवी कार से ऑफिस पहुंचे। यह है उदय सामंत, जो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकल चुके हैं। उनकी सिक्योरिटी की कार और एक आगे की कार जा चुकी है। इस तरीके से वो कुल मिलाकर 3 जो उनकी कार है, कॉन्वॉय है, उनको लेकर अभी वो चल रहे हैं। जो फिलहाल उनका काफिला जो बड़ा हुआ करता था वो अभी घटकर 3 पर आ चुका है और सभी का सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल देख सकते हैं जिसमें वो खुद यात्रा कर रहे होते हैं, साथ ही उनके कॉन्वॉय में बाकी की जो सुरक्षा रक्षकों की जो गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स की जो गाड़ियां हैं वो भी हमको दिखाते हैं। ठीक पीछे यहाँ आकर खड़ी हुई वो जो बता रहे थे कि तकरीबन 4 गाड़ियां जो हैं वो उनके फिलहाल काफिले में चलती हैं। जो इसके पहले जो उनका काफिला था कम से कम 8 से 10 गाड़ियों का हुआ करता था। ये हम दिखा दें आपको, ये पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिक्योरिटी के लिए। ये हम उसके ठीक पीछे दूसरी जो है हम देख रहे हैं कि ये दूसरी भी गाड़ी खड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो लगभग उनकी खुद की गाड़ी और ये सिक्योरिटी गार्ड्स की जो गाड़ी है मिलाकर 3 गाड़ियां कुल मिलाकर चल रही हैं, 2 सिक्योरिटी के लिए और 1 उनकी खुद की गाड़ी। तो काफी बड़े पैमाने पर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए तो पेट्रोल डीजल की बचत हो सकती है, ये उदय सामंत का कहना है, जो मंत्री हैं, उद्योग विभाग के, शिवसेना के मंत्री हैं। और ठीक इसी तरह से बाकी के विभाग के मंत्री भी अपनी गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका काफिला कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है। उदय सावंत के काफिले में आज सिर्फ 3 गाड़ियां नजर आई, वो भी सब इलेक्ट्रिक कार। पेट्रोल डीजल बचाने की मुहिम पर उदय सावंत ने कहा कि काफिले में कटौती से हर महीने हजारों लीटर तेल की बचत होती है। हमारे साथ मंत्री उदय सामंत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, कितनी गाड़ियां अभी आपके काफिले में है इलेक्ट्रिक? 3 गाड़ियां हैं जो पुलिस सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लगती है, वही गाड़ियां हैं। बाकी का पूरा जो ताफा था वो हमने कम कर दिया है और वो 3 गाड़ियां भी जो है वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही है। पहले सिर्फ कितनी आप इस्तेमाल कर रहे थे आपके? नहीं, इसमें जो हमारे अधिकारी लोग रहते थे और कोई रहते थे वो सब बंद कर दिए गए हैं। और हम भी अगर मंत्री लोग इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह मीटिंग को जाना है तो एक गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। कल शाम को हमारी एक मीटिंग सह्याद्री में थी तो मैं और दादापू से एक ही गाड़ी से गए थे। तो जो आह्वान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया है उसको अगर फॉलो हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है शिवसैनिक करके कि वो फॉलो करना चाहिए। ग्लोबल क्राइसिस का असर पूरे देश पर पड़ा है। ऐसे में हर राज्य सरकार इस संकट से निकलने के लिए काम कर रही है। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए मुख्यमंत्री खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आम आदमी की तरह नई दिल्ली में कारकेड की जगह मेट्रो ट्रेन से सफर किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में सवार लोगों से बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने भी अपने काफिले में कटौती की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए सीएम के काफिले की 4 गाड़ियों में भी 2 गाड़ियां ईवी इस्तेमाल हो रही हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। उनके साथ सिर्फ अब 4 गाड़ियां चलती है। उन 4 गाड़ियों में भी 2 ईवी होती है और 2 नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ईवी वाली गाड़ी में बैठी हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे सचिवालय के गेट पे वो एंटर करने वाली है। जो सिक्योरिटी पर्सन है उनकी गाड़ी एक गई है, दूसरी गाड़ी इसमें
रेखा गुप्ता खुद बैठी हुई हैं। न सिर्फ ये दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए आदेश है, बल्कि तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी बोला गया है कि कम से कम वो गाड़ियों का इस्तेमाल करें, और साथ ही मंत्रियों से भी ये कहा गया है कि जब बहुत जरूरत हो तभी वो ऑफिशियल जो कार है उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। शुरुआती 2 दिनों में हमने देखा कि दिल्ली सरकार के कई मंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सचिवालय तक पहुंचे थे। आज भी हमारी बात हुई है, कई ऐसे मंत्री हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने इलाके से, अपने विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली सचिवालय तक पहुंचने वाले हैं। और ये जो दिल्ली सरकार के द्वारा 90 दिन का अभियान चलाया गया है, वो शीर्ष स्तर से उसको अमल में लाया जाए, इसकी कोशिश है। और उसी के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के तमाम मंत्री जो हैं न सिर्फ अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर रहे हैं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को कार छोड़कर बस या मेट्रो में सफर करने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में आज कर्मचारियों की सहूलियत के लिए एनडीएमसी ने आज से शटल सेवा भी शुरू कर दी है। ईंधन बचाने के लिए दिल्ली में हाइड्रोजन बस चलाने की शुरुआत की गई है। इन बसों में 35 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि तेल का इस्तेमाल कम किया जाए, और इसका जो असर है अब दिखने लगा है। मैं इस वक्त दिल्ली की जिस बस में मौजूद हूँ, ये है हाइड्रोजन बस, और इसको डीएमआरसी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से आज शुरू किया है। दिल्ली में जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, जहां बड़े बड़े मंत्रालय हैं, कर्तव्य पथ के आसपास, यहां पर ये 2 बसें इस वक्त चल रही है। इसकी शुरुआत की गई है और कल ही कई जो ऐलान है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए थे। इन बसों में 35 यात्रियों के बैठने की पूरी क्षमता है, और इसके लिए बाकायदा जो टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से 6:30 बजे तक इसको रखा गया है।